नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न, IWF विश्व कप में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है? ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ग ह्योंग योंग, ऑप्शन नंबर बी है मिहेला केम्बेई, ऑप्शन नंबर सी है विद्या रानी देवी, ऑप्शन नंबर डी है मीराबाई चानू। तो इसका सही आंसर है क्वालिफाई किया है मीराबाई चानू ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है यही कौन है? मीराबाई चानू। IWF विश्व कप 2024 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक फुकेट थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ IWF द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें 25 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक बिंदिया रानी ने बिंदिया रानी जो महिला वर्ग से 55 किलोग्राम में प्रतिस्पर्धा के कर रहे थे और इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। उत्तर कोरिया की कॉन्ग ह्योंग ग्योंग ने 234 किलो वर्ग में कितने किलो वर्ग में 234 किलो वर्ग का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रोमानिया की मिहेला केम्बाई ने रजत पदक जीता है। और महिलाओं को 49 किलो वर्ग में 12वें स्थान में होते हुए भी किस स्थान में 12वें स्थान में होते हुए भी भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। वह आगामी ओलंपिक के लिए स्थान सुरक्षित करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2017 में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक भी जीता था। और ये 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। 3 राष्ट्रमंडल खेल यानी 2014, 2018 और 2022 में इन्होंने तीनों खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। IWF, तो ये IWF जो होता है 193 सदस्यों के देशों के साथ पुरुष तथा महिलाओं के भारोत्तोलन के लिए विश्व की एक शासी निकाय है। IWF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लजेन में है। कुछ लोग इसको लुसाने भी पढ़ते हैं, जबकि इसका लजेन है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद हसन जलाउद। कौन है? मोहम्मद हसन जलाउद। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? पहला ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ऑप्शन नंबर बी है विश्व जल दिवस, ऑप्शन नंबर सी विश्व सद्भावना दिवस, ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 6 अप्रैल 1996 में एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और 2014 से यह दिन पूरे ग्रह पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि 2014 से 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2015 में खेल को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में हासिल किया गया था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। NCDFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मंगलजीत राय को, ऑप्शन नंबर बी है श्यामलबाई जी पटेल, ऑप्शन नंबर सी रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है
डॉक्टर मिनेश शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मिनेश शाह। सही आंसर क्या है? डॉक्टर मिनेश शाह। NCDFI के निर्वाचित सदस्य कौन से हैं? डॉक्टर मिनेश शाह जो कि झारखंड मिल्क फेडरेशन से हैं, ठीक ना। और ये कहाँ से हैं? मिनेश शाह जी झारखंड मिल्क फेडरेशन से। दूसरे नंबर पे अपने डॉक्टर मंगलजीत राय हैं जो सिक्किम से हैं। समल भाई जी पटेल जी गुजरात से हैं। और रणधीर सिंह हरियाणा से हैं। KS मणि केरल मिल्क फेडरेशन से। बालाचंद जरा किहोली कर्नाटक से हैं। और नरेंद्र सिंह शेरगिल पंजाब मिल्क फेडरेशन से। और समीर कुमार परेरा पश्चिम असम दुग्ध संघ से हैं। अब जो ये NCDFI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और इसके अभी हमने देखा ही है कि इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मिनेश शाह। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी के 20वें संस्करण 2024 में किस भारतीय को चुना गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है भूमि पेडनेकर। और ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर सी है संदीप महेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर रावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमि पेडनेकर। कौन है? भूमि पेडनेकर। जो ये विश्व आर्थिक मंच है इसमें क्या करता कि ये यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा की गई थी, ठीक ना। और ये जो होता है विश्व आर्थिक मंच, इसमें किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 90 व्यक्ति इसमें शामिल हैं। इस वर्ष 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया, जिसमें से फिल्म अभिनेत्री हैं भूमि पेडनेकर जो कला और संस्कृति से मानी जाती हैं। ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ये इन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे दम लगा के, हैया, टॉयलेट एक प्रेम कथा और बधाई 2। इन फिल्मों में इन्होंने काम किया। और हैं अद्वैत नायर जी हैं। फिर तीसरे नंबर पर अर्जुन भारतीया हैं। चौथे हैं प्रिया अग्रवाल हैब्बर हैं जो व्यवसाय से हैं, गैर कार्यकारी निदेशक वेदांता लिमिटेड से हैं। फिर है 5 में है शरद विवेक सागर हैं जो सामाजिक उद्यमी हैं। और ये टेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। जो WEF होता है इसका फुल फॉर्म क्या दिया वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, ठीक है। तो इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? भावी पीढ़ी के नेताओं की पहचान करना जो दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने में योगदान दे सकें। फुल फॉर्म तो हमने बता ही दिया कि इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को क्लास श्वाब द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड कोलोनी स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बोर्गे ब्रेंडे। कौन है? बोर्गे ब्रेंडे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारतीय सेना को हाल ही में कौन सी नई प्रणाली मिली है? ऑप्शन नंबर है आकाश तीर प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है अग्नि प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी है धनुष प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी है अग्निवत प्रणाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आकाश तीर प्रणाली। तो जो ये आकाश तीर प्रणाली है इसको देखते हैं। तो ये क्या है कि भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को हाल ही में आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है। इस प्रणाली की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत सेना के लिए आसान हो जाएगी। और इसमें किसने विकसित किया इसे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने इसको विकसित किया। यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। सेंसर व रडार का नेटवर्क है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन व मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी कर देता है।
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन WFES और ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी का आयोजन कौन कर रहा है? तो इसमें है मसदर है, इमेसा है, लम्प्रेल है और टाइब्रिड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मसदर है। मसदर एक कंपनी है। 16 अप्रैल को मसदर वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जो मसदर कंपनी है ये क्या करेगी? वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है, जिसका मेन लक्ष्य क्या है? वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना है। मसदर की Y4S यानी यूथ फॉर सस्टेनेबिलिटी और विसेर यानी VISER यानी स्थिरता, पर्यावरण, नवीनीकरण ऊर्जा में महिलाओं जैसी पहलों के मंच को शामिल करना है। मसदर के CEO कौन है? मोहम्मद जमील अल रमाही है। कौन है? मोहम्मद जमील अल रमाही ने कोप 2028 में सहमत संयुक्त अरब अमीरात की सहमति के अनुरूप स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने और ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। मसदर का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है? कौन से नंबर का हवाई अड्डा बन गया? 14वें नंबर का। ऑप्शन नंबर ए है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में डबोलिम हवाई अड्डे के बाद ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो एक सैन्य एयरबेस में एक सिविल एनक्लेव है। डिजी यात्रा प्रणाली दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई सहित 13 अन्य भारतीय हवाई अड्डों पर पहले से ही चालू है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने विभिन्न संस्थानों के सहयोग से किस राज्य में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो अभी उत्खनन से गुजरात के कच्छ जिले के, गुजरात के किस जिले में? गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में, किसमें? पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला। किससे? उत्खनन यानी खुदाई से। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहायक प्रोफेसर कौन है? अभायन जीएस और राकेश एसबी के नेतृत्व में ये खुदाई की गई थी। इस अभियान ने क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों के सांस्कृतिक गठन पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य उजागर किया है। उत्खनन से लगभग 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, कितने से? 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के प्रमाण मिले हैं, जिनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर और शैलों से बनी गोलाकार और आयताकार रचनाएं भी शामिल हैं। अद्वितीय मिट्टी के बर्तनों की परंपराएं सेमी प्रेसियस स्टोन बीड्स, टेराकोटा स्पिंडल भंवर, तांबा, लिथिक उपकरण और जानवरों की हड्डियों के कुछ टुकड़े भी पाए गए हैं।
प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है SJVN लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय इंटरप्राइजेज को, ऑप्शन नंबर सी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर डी है रिलायंस कम्युनिकेशंस को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए SJVN लिमिटेड को। किसको है? SJVN लिमिटेड को। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। SJVN लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत अनुसूची ए मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी ये मिनी रत्न 1 की श्रेणी में आता है। SJVN की प्रमुख परियोजना क्या है? कि 1500 मेगावाट नथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन है, जो हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पे बना। किस नदी पे बना हुआ है? सतलुज नदी पर। ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है हिमाचल प्रदेश की। SJVN की स्थापना कब हुई थी? 1988 को। SJVN के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? गीता कपूर जी हैं। और SJVN के मुख्य महाप्रबंधक श्री बलजीत सिंह हैं, जो इन्होंने ही पुरस्कार को प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, RBI के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए CPI मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर है 4.5, ऑप्शन नंबर बी है 3.8, ऑप्शन नंबर सी है 7.8, ऑप्शन नंबर डी है 6.50। तो इसका सही आंसर है 4.5%। इसका क्या ऑप्शन है सही? 4.5% रहने का अनुमान है। अब इसमें देखते कि क्या कम हो रहा है। तो रबी में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और समान मानसून के संकेतों से अनाज की कीमतों में स्थिरता आने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत मजबूती और भू राजनीतिक तनाव के कारण ऊपर की ओर दबाव देखा जा रहा है, जिस कारण से इसमें गिरावट हो रही है। दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पूर्व न्यायाधीश नाजमी वजीरी, ऑप्शन नंबर बी है चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, ऑप्शन नंबर सी है आदित्य नाथ झा, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्व न्यायाधीश नाजमी वजीरी। जो वजीरी जी हैं इसमें देखते हैं, तो वजीरी जी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा और सहयोग की कमी पर चिंताओं को संबोधित करने वाली एक समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, वर्ष 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बना रहा। कौन बना रहा है? ऑप्शन नंबर ए है मनसुख मांडविया, ऑप्शन नंबर बी है प्रहलाद पटेल, ऑप्शन नंबर सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है मनसुख मांडविया। जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है यही है मनसुख मांडविया जी। तो भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और वैकल्पिक उर्वरकों की वकालत करके 2025 तक यूरिया आयात को रोकने के लिए प्रयासरत है, जिसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता को कम करना, जो वर्तमान में 30% तक संतुष्ट करता है। नैनो तरल यूरिया, नैनो तरल DAP जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी भी इफ्को, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी संस्थाओं की पहल इस प्रयास में योगदान दे रही हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, कौन बनी पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला? तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्किस मीर, ऑप्शन नंबर बी है डेनिस
ओसवाल्ड, ऑप्शन नंबर सी है नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर डी है कॉस्ट स्टोर्स। तो इसका सही आंसर है बिल्किस मीर, ऑप्शन नंबर ए। क्या सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए है। ये जो हैं अपनी जम्मू कश्मीर के कैनवाइस्ट बिल्किस मीर, ये कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर के हैं, जिन्हें पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की ये पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार है। उन्हें चीन के हांगझू में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में जूरी सदस्य बनने का अवसर मिला। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।